शहर के बाहर वाटरलैंड नाम का एक वाटर पार्क था। गर्मियों के दिनों में लोग मौज मस्ती करने के लिए इस पार्क में आते थे और पानी के झूलों में, स्विमिंग पूल में, वाटर स्लाइडर पर फिसलने के भरपूर मजे लिया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से इस वाटर पार्क में लोगों ने आना बंद कर दिया था। कारण था लोगों के साथ होने वाली अजीबोगरीब घटनाएं। कई लोगों ने इस वाटर पार्क में 2 सिर वाला भूत देखने का दावा किया था और भूत वाली बात लोगों में फैल गई थी, जिसके कारण लोगों ने इस वाटर पार्क में आना बंद कर दिया था। बबलू की उम्र 14 साल थी। वो अपने बड़े भाई सुमित और अपनी माँ के साथ वाटर पार्क के पास वाले एक छोटे से कस्बे में रहा करता था। एक दिन बबलू अपनी माँ से कहता है, माँ, आज संडे है, मैं आज वाटर पार्क जाकर खूब मस्ती करना चाहता हूँ। क्या मैं चला जाऊँ? तू अभी छोटा है बबलू, मैं तुझे अकेले वाटर पार्क कैसे भेज सकती हूँ? तभी वहाँ खड़ा हुआ बबलू का बड़ा भाई सुमित कहता है, माँ, आप कहो तो मैं अपने साथ ले जाकर बबलू को वाटर पार्क घुमा लाता हूँ। हाँ भैया, ये ठीक रहेगा। हम दोनों मिलकर वहाँ खूब मस्ती करेंगे। तुम दोनों साथ जा रहे हो तो फिर ठीक है, चले जाओ, लेकिन जल्दी वापस लौट आना। और फिर सुमित अपनी स्कूटी पर बबलू को बैठाकर वाटर पार्क की तरफ चल पड़ता है। रास्ते में उन्हें राहुल और सोनू भी स्कूटी पर वाटर पार्क की तरफ जाते हुए मिल जाते हैं। सुमित राहुल से पूछता है, अरे राहुल, तुम लोग किधर जा रहे हो? आज संडे है ना यार, इसलिए हम वाटर पार्क जा रहे हैं। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम भी वाटर पार्क ही जा रहे हैं। लेकिन यार एक बात बता, वाटर पार्क में भूत होने की जो खबर फैली हुई है वो सच है क्या? अरे ये सब झूठी अफवाह है मेरे दोस्त। भूत नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं होती। राहुल के पीछे बैठा हुआ सोनू कहता है, अगर हमें वहाँ पे भूत मिल गया ना तो हम उसके साथ 2-4 सेल्फी ले लेंगे। सोनू की इस बात पर चारों हंस देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। चारों लोग वाटर पार्क आ जाते हैं और टिकट खिड़की से टिकट लेकर पार्क के अंदर चले जाते हैं। इन चारों के अलावा इस समय पार्क में कोई भी नहीं था। चारों लोग सबसे पहले वाटर स्लाइडर पर चढ़ते हैं और बारी बारी से फिसलने लगते हैं। सबसे आखिर में सुमित खड़ा हुआ था। सुमित जैसे ही फिसलने वाला होता है कि पीछे की साइड से भूत का एक हाथ आता है और सुमित का कंधा पकड़ लेता है। सुमित पीछे पलटकर देखता है तो वहां कोई नहीं होता। सुमित सोचने लगता है, हाँ, अरे मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा था, जबकि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है। हाँ, शायद ये मेरे मन का वहम हो। और फिर सुमित भी शोर मचाता हुआ फिसल जाता है। राहुल और सोनू पैडल बोट में बैठकर बोटिंग करने लगते हैं और बबलू स्विमिंग पूल में तैरने लगता है। सुमित पूल के पास आकर बबलू से कहता है, अरे बबलू, तुम स्विमिंग पूल से बाहर निकलो, अभी तुम्हें अच्छे से स्विमिंग नहीं आती। नहीं भैया, मैं स्विमिंग कर सकता हूँ। ये देखो मैं कितना अच्छा तैरता हूँ। और बबलू छपाक छपाक करके तेजी से तैरने लगता है। तभी पूल के अंदर 2 सिर वाला एक भूत प्रकट होता है और बबलू का पैर पकड़कर पानी में नीचे की ओर खींचने लगता है। बबलू बार बार डुबकियां खाने लगता है और डर कर चीखने लगता है, भैया मुझे बचाओ, कोई मुझे पानी में खींच रहा है, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। सुमित बबलू की मदद करने के लिए पूल में छलांग लगा देता है और पानी की गहराई में जाकर क्या देखता है
कि दो सिर वाला भूत बबलू को पानी में डुबाने की कोशिश कर रहा है। सुमित भी भूत को देखकर डर जाता है, लेकिन हिम्मत करके कहता है, कौन हो तुम और मेरे भाई को क्यों डुबोना चाहते हो? छोड़ दो मेरे भाई को, छोड़ दो मेरे भाई को। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? जो कोई भी इस वाटर पार्क में आएगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा। लेकिन हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमें मारना चाहते हो? ये वाटर पार्क मैंने बनवाया था, मैं ही इसका मालिक था, लेकिन मेरी गर्लफ्रेंड ने मुझे धोखा दे दिया और मुझे जहर देकर मार डाला और मेरे इस वाटर पार्क की मालकिन बन बैठी। तब से मैं भूत बनकर इस वाटर पार्क में भटक रहा हूँ। मुझे अपना बदला लेना है। तभी बबलू अचानक जोर लगाता है और बबलू का पैर भूत के हाथ से छूट जाता है। बबलू तुरंत तैरता पूल से बाहर निकल जाता है। फिर सुमित भी पूल से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ राहुल और सोनू वाटर पॉन्ड में खड़े हुए एक दूसरे के ऊपर पानी फेंक फेंक कर मस्ती कर रहे थे कि तभी पानी में से निकलकर दो सिर वाला भूत उनके सामने आ जाता है और बड़ी भयानक आवाज में गुर्रा कर कहता है, आज मेरे हाथों से तुम दोनों भी मरोगे। दोनों दोस्त भूत को सामने देखकर बुरी तरह डर जाते हैं। भूत, भूत, कोई हमें इस भूत से बचाओ। भूत, भूत, कोई हमें इस भूत से बचाओ। फिर दोनों दोस्त हिम्मत करके पॉन्ड से निकलकर भागते हैं और सुमित और बबलू के पास आ जाते हैं। सुमित, इस पार्क में तो सच में भूत है। हमें फौरन यहाँ से निकल लेना चाहिए। चलो भागो। लेकिन राहुल, इस वाटर पार्क में ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। राहुल, हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना होगा, नहीं तो पता नहीं कितने लोग इस भूत का शिकार हो जाएंगे। तभी उनके पास भूत भी आ जाता है। सुमित भूत से कहता है, भूत अंकल, क्या आपकी गर्लफ्रेंड ने आपकी लाश का अंतिम संस्कार करा दिया था या नहीं? नहीं, उसने मेरी लाश को वहां उस पेड़ के नीचे दफन करवा दिया था। सुमित अपने फोन से पुलिस को कॉल करता है और थोड़ी देर में पुलिस वहां आ जाती है। सुमित पुलिस को सारी बात बता देता है। पुलिस वहां पर मौजूद भूत का भी बयान लेती है और फिर पेड़ के नीचे खुदाई करवाकर भूत के शरीर का कंकाल बरामद करा लेती है। पुलिस भूत की गर्लफ्रेंड को भी अरेस्ट कर लेती है और कंकाल का विधिवत अंतिम संस्कार करा दिया जाता है, जिससे भूत को मुक्ति मिल जाती है और भूत हमेशा हमेशा के लिए वाटर पार्क से गायब हो जाता है। आज इस घटना को घटे हुए कई महीने गुजर चुके हैं। लोग फिर से इस वाटर पार्क में मस्ती करने के लिए आने लगे हैं, लेकिन वो भूत फिर कभी किसी को नजर नहीं आया। एक समय की बात है, रहीमपुर गांव के पास वाले पुराने कब्रिस्तान में अनार का एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पेड़ पर रहती थी एक चुड़ैल। उस चुड़ैल के बाल बहुत घने और लंबे थे। चुड़ैल को अपने बालों से बहुत प्यार था। चुड़ैल सारा दिन अनार के पेड़ पर बैठी हुई अपने बालों को सहलाती रहती थी। एक बार चुड़ैल काफी ज्यादा बीमार हो गई
और बीमारी के कारण चुड़ैल के सारे बाल कमजोर होकर झड़ गए और चुड़ैल बिल्कुल गंजी हो गई। चुड़ैल जब अपने भूतिया आईने में अपना गंजा सर देखती तो उसे बहुत दुख होता और चुड़ैल खूब रोती। मेरे लंबे घने बाल झड़ गए, मैं तो गंजी हो गई। अरे मैं तो अब किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रही। मैं अब इस गंजी खोपड़ी का क्या करूं? चुड़ैल के साथ घटी इस बाल झड़ घटना के कई दिनों के बाद की बात है। रहीमपुर गांव का मुबारक अली, जो कि साइकिल पर घूम घूम कर बच्चों के खिलौने बेचने का काम करता था, अपनी साइकिल पर कब्रिस्तान के पास से गुजर रहा था कि तभी मुबारक अली को एक पेड़ के नीचे पड़ा हुआ चुड़ैल का भूतिया आईना नजर आता है। आईना धूप में चमक रहा था। मुबारक अली आईने पर नजर पड़ते ही अपनी साइकिल रोक लेता है। अरे इस पेड़ के नीचे ये क्या चीज पड़ी है जो इतनी चमक रही है? वल्ला वल्ला, ये तो मेरे पास होनी चाहिए। चलकर देखता हूँ क्या चीज है ये। मुबारक अली पेड़ के पास आता है और आईने को उठा लेता है। हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे ये तो बड़ा शानदार आईना है, देखने में ही काफी महंगा लग रहा है। इतने अच्छे आईने को भला यहाँ किसने फेंका होगा? कोई बेवकूफ ही होगा। खैर, जिसने भी फेंका हो मुझे क्या, अब तो ये मेरा है। मेरी बीवी शब्बो इस आईने को देखकर खुश हो जाएगी। और मुबारक अली आईना लेकर अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर की तरफ चल पड़ा। घर आकर मुबारक अली अपनी बीवी शब्बो को आईना देता है। अरे शब्बो, ओ शब्बो, ये देख, मैं तेरे लिए कितना शानदार आईना लाया हूँ। अरे वाह, ये आईना तो वाकई बहुत खूबसूरत है। चलो, अच्छा हुआ जो तुम ये आईना ले आए। हमारे घर में आईना था भी नहीं। शब्बो आईने को अपने कमरे में दीवार पर टांग देती है। फिर रात हो जाती है। मुबारक अली अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाता है और शब्बो भी सोने ही वाली होती है कि तभी शब्बो की नजर अचानक दीवार पर टंगे आईने पर पड़ती है और शब्बो सोचने लगती है। सोने से पहले क्यों ना इस आईने में देखकर अपने बाल ही संवार लूं? और शब्बो उठकर आईने के सामने जाकर खड़ी हो जाती है और कंधे से अपने बाल संवारने लगती है कि तभी आईने के अंदर कुछ हलचल सी होती है और फिर गंजी चुड़ैल का चेहरा आईने में नजर आने लगता है। शब्बो आईने में चुड़ैल का चेहरा देखकर घबरा जाती है। अरे ये क्या? इस आईने में तो चुड़ैल है। अरे अरे कोई बचाओ, ये चुड़ैल है। तभी चुड़ैल की आंखों से रोशनी सी निकलकर शब्बो की आंखों में समा जाती है और शब्बो अपने होश खो बैठती है। चुड़ैल आईने से निकलकर बाहर आ जाती है। शब्बो,
मैंने तेरी आत्मा को अपने वश में कर लिया है। अब तू मेरे लिए इस गांव की औरतों के बाल काट कर लाएगी। तू जितनी ज्यादा औरतों के बाल काटेगी, मेरे गंजे सर पर उतने ही ज्यादा बाल उगेंगे। और उसके बाद चुड़ैल शब्बो के शरीर में समा जाती है। शब्बो एक उस तरह लेकर घर से चुपचाप निकल पड़ती है। शब्बो शिकार की तलाश में पूरे गांव में घूमती है। तभी शब्बो की नजर एक घर की खिड़की पर पड़ती है और शब्बो खिड़की से झांक कर देखती है। घर के अंदर पारो नाम की महिला अपने पति के साथ सोई हुई थी। बड़े मजे से सो रही है पारो। ठहर, अभी तुझे गंजा करती हूँ। मेरी मालकिन को तेरे बालों की बहुत जरूरत है। और फिर शब्बो घर का गेट खोलकर चुपके से घर में आ जाती है और उस तरह से सोई हुई पारो का सिर मूंदकर पारो के बाल लेकर चंपत हो जाती है और फिर अपने घर वापस आ जाती है। चुड़ैल शब्बो के शरीर से बाहर निकलकर पारो के बाल शब्बो से ले लेती है और आईने के अंदर वापस चली जाती है। फिर शब्बो चुपचाप अपने बिस्तर पर लेटकर सो जाती है। सुबह होने पर जब पारो जागती है तो अपने सिर से बालों को गायब पाकर रोना चीखना शुरू कर देती है। हाय हाय, देखो तो कोई मेरे बाल काट कर ले गया रे। मेरे सुंदर सुंदर बाल न जाने कहाँ चले गए। अरे मैं तो गंजी हो गई। कोई देखो तो सही। अरे अरे पारो पारो पारो, ये क्या हुआ? अरे तेरे बाल कहाँ गए? रात में तो तेरे सिर पर घने बाल थे, अब तू गंजी कैसे हो गई? पता नहीं जी, कौन मुझे गंजी कर गया रातों रात। और फिर पारो के गंजी हो जाने की खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग ये खबर सुनकर बड़े हैरान हुए। रात हो जाती है और फिर से गंजी चुड़ैल आईने से बाहर निकल आती है। अब चुड़ैल के गंजे सिर पर थोड़े से बाल उग आए थे। चुड़ैल शब्बो के शरीर में प्रवेश कर जाती है और शब्बो उस तरह लेकर घर से निकल जाती है। कुछ देर बाद मुबारक अली की आंखें खुल जाती हैं। मुबारक अली शब्बो को बिस्तर से गायब पाकर सोच में पड़ जाता है। हैं? लाहौल विला कुव्वत, अरे इतनी रात गई, ये शब्बो कहाँ चली गई? घर का गेट भी खुला हुआ है, इसका मतलब शब्बो घर से बाहर कहीं गई है, पर कहाँ गई है? मुबारक अली लेटकर शब्बो के आने का इंतजार करने लगा। इधर गांव में शब्बो एक घर के अंदर घुस जाती है और घर में सोई हुई महिला को गंजी करके उसके बाल लेकर चंपत हो जाती है। शब्बो लौटकर अपने घर आ जाती है। फिर चुड़ैल शब्बो के शरीर से बाहर निकल आती है और शब्बो से कहती है, तू मेरी गुलाम है शब्बो। इसी तरह हर रात गांव की औरतों के बाल काटकर मेरे हवाले करती जा। मैं तेरी जान बख्श दूंगी, नहीं तो मैं तुझे मार डालूंगी। और फिर चुड़ैल शब्बो से बाल लेकर आईने के अंदर समा जाती है। मुबारक अली चुपचाप लेटे हुए सारा नजारा देखता रहता है। फिर शब्बो लेटकर सो जाती है। हाय
ये अल्लाह, ये क्या मामला है? मेरी शब्बो चुड़ैल के कब्जे में है, यानी शब्बो ही गांव की औरतों के बाल काट रही है। ये क्या हो गया? सुबह होते ही फिर से एक महिला के बाल काटे जाने की खबर से गांव में सनसनी फैल गई। लोग बातें करने लगे। अरे भैया, पता नहीं कौन है जो गांव की औरतों को गंजी कर रहा है। अरे भैया, मुझे तो ये किसी जिन्न या चुड़ैल का किया धरा लग रहा है। अगर कोई इंसान ये काम करता तो नजर तो आता। हाँ भाई, शायद तुम ठीक कह रहे हो। फिर रात होती है और चुड़ैल भूतिया आईने में नजर आती है। चुड़ैल के बाल थोड़े और लंबे हो चुके थे। चुड़ैल कहती है, आज रात का शिकार करके मेरे बाल और भी लंबे हो जाएंगे। चुड़ैल जैसे ही आईने से बाहर आना ही चाहती थी कि तभी मुबारक अली एक हथौड़ा लेकर अचानक आईने के आगे आ खड़ा होता है और चुड़ैल से कहता है, अरे गंजी चुड़ैल, तेरा भांडा फूट चुका है। मैं अब तुझे और किसी औरत के बाल काटने लायक नहीं छोड़ूंगा। इतना कहकर मुबारक अली हथौड़े से भूतिया आईने को तोड़ डालता है। आईने के टुकड़े टुकड़े होते ही चुड़ैल भी टुकड़े टुकड़े हो जाती है और फिर शब्बो भी चुड़ैल के जादू से आजाद हो जाती है। उसके बाद गांव में कभी बाल काटे जाने की घटना नहीं घटती और गांव के लोग ये भी कभी नहीं जान पाते कि वो क्या बला थी जो औरतों को गंजी कर रही थी। ये रहस्य तो सिर्फ मुबारक अली ही जानता था और मुबारक अली ने कभी किसी को ये रहस्य नहीं बताया, यहां तक कि शब्बो को भी नहीं। राजनगर गांव में सोनू नाम का एक 12 वर्षीय लड़का रहा करता था। सोनू को मोबाइल फंक्शन और इंटरनेट की बहुत ज्यादा जानकारी थी, इसलिए गांव के लोग सोनू को मोबाइल मास्टर कहने लगे थे। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप, गूगल और इंस्टाग्राम और हर तरह की एप्लीकेशन सोनू को चलाना आती थी। कभी किसी गांव वाले को फेसबुक या व्हाट्सएप वगैरह में कोई दिक्कत होती तो वो सीधा सोनू के पास ही आता था। अरे बेटा सोनू, जरा मुझे बताना, फेसबुक पर फोटो कैसे डाली जाती है? अरे चाचा, आप स्मार्टफोन लेकर घूम रहे हो और आपको फोटो अपलोड करनी आती नहीं, कमाल है। और सोनू 2 मिनट में ही फोटो अपलोड करना सिखा देता था। राजनगर से थोड़ी सी दूरी पर एक डाक बंगले का पुराना खंडहर था। ये खंडहर बिल्कुल वीरान था और इस खंडहर के अंदर रहती थी एक चुड़ैल, जो कि बहुत ही डरावनी और खतरनाक थी। ये चुड़ैल खंडहर के पास से गुजरने वाले लोगों को अपना शिकार बना लिया करती थी। वो लोगों को घसीटकर अपने खंडहर में ले जाया करती और उन्हें मारकर खा जाती थी। इसीलिए गांव का कोई भी आदमी उस खंडहर के आसपास भी नहीं भटकता था। एक दिन की बात है, वो चुड़ैल किसी शिकार की तलाश में अपने खंडहर से बाहर सड़क पर टहल रही थी कि तभी एक शहरी बाबू स्मार्टफोन चलाता हुआ पैदल पैदल खंडहर की तरफ आता है। चुड़ैल शिकार को अपनी तरफ आता देख चौकन्नी हो जाती है और जैसे ही शहरी बाबू चुड़ैल के पास आता है, चुड़ैल शहरी बाबू का रास्ता रोककर डरावनी सी हंसी हंसती है।
आज तो कई हफ्तों के बाद मुझे शिकार मिला है। आज मुझे भरपेट खाने को मिलेगा। हैं? तू कौन है? लगता है तू किसी ड्रामा कंपनी की कलाकार है, तभी तो ये डरावना गेटअप बनाकर मेरे साथ प्रैंक कर रही है ना? मैं ड्रामा कंपनी की कलाकार नहीं हूँ मूर्ख, मैं असली चुड़ैल हूँ। तू असली चुड़ैल है? अरे कोई शक्ल तो देखो इसकी, असली चुड़ैल वाली। शहरी बाबू हंसकर चुड़ैल का मजाक उड़ाने लगता है तो चुड़ैल को जोरों का गुस्सा आ जाता है। चुड़ैल शहरी बाबू का स्मार्टफोन छीन लेती है और एक हाथ से शहरी बाबू का गला पकड़कर उसे जोर से हवा में उछाल देती है। शहरी बाबू चुड़ैल से काफी दूर जाकर गिरता है। असली चुड़ैल का मजाक उड़ाएगा? तुझे तो मैं तेल में फ्राई करके खाऊंगी। अरे बाप रे, ये तो सचमुच की चुड़ैल है। जान बचानी है बेटा, तू फुल स्पीड से भाग ले यहाँ से। और शहरी बाबू उठकर तेजी से भाग जाता है। ओहो, हाथ आया शिकार, भाग गया। चलो कोई बात नहीं, वो अपना मोबाइल तो मेरे पास ही छोड़ गया है। मैं बहुत दिनों से फेसबुक पर अपनी आईडी बनाने की सोच रही थी, पर मेरे पास कोई स्मार्टफोन नहीं था। अब मैं इस फोन से फेसबुक चलाया करूंगी। चुड़ैल मोबाइल को ऑन करके फेसबुक खोल लेती है और फेसबुक चलाकर तस्वीरें देखने लगती है। फेसबुक तो मैंने ओपन कर लिया, पर समझ नहीं आ रहा कि मैं अपनी फोटो यहाँ कैसे डालूं। लगता है किसी बंदे से फेसबुक चलाना सीखना पड़ेगा मुझे। और ये विचार दिमाग में आते ही चुड़ैल एक तरफ को चल पड़ती है। शाम के समय गांव के बाहर वाले मैदान में सोनू अपनी साइकिल चला रहा था। सोनू, साइकिल रेस में सिर्फ 4 ही दिन बचे हैं। तुझे ये रेस जीतने के लिए अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ चलो भाई, अब मैं थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, उसके बाद फिर से प्रैक्टिस करूँगा। और सोनू साइकिल खड़ी करके सुस्ताने के लिए धरती पर ही बैठ जाता है। तभी वहां पर चुड़ैल आ जाती है। सोनू चुड़ैल को देखकर डर जाता है। अरे ये कौन है? चुड़ैल, चुड़ैल आंटी, प्लीज मुझे मत खाना, मुझे जाने दो। अरे डर मत बच्चे, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगी। अगर तुझे फेसबुक चलाना आता है तो मुझे भी फेसबुक चलाना सिखा दे। हाँ, फेसबुक चलाना मुझे अच्छी तरह से आता है। मैं आपको भी सिखा देता हूँ चुड़ैल आंटी। लाइए फोन दीजिए। ये ले बेटा मेरा स्मार्टफोन, मुझे अच्छी तरह से फेसबुक चलाना सिखा दे। सोनू चुड़ैल का मोबाइल लेकर चुड़ैल की 2-3 फोटो क्लिक करता है और उसको फेसबुक चलाना भी सिखा देता है। चुड़ैल आंटी, मैंने आपका फेसबुक अकाउंट भी बना दिया है और आपको फेसबुक चलाना भी सिखा दिया। अब मैं घर जाऊं? बेटा, मुझे फेसबुक चलाना सिखाकर आज से तू मेरा दोस्त बन गया है। तुझे कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो मन ही मन मुझे याद करना। तेरी मानसिक तरंगे मुझ तक पहुंच जाएंगी
और मैं तेरी मदद के लिए आ जाऊंगी बेटा। जा, अब तू अपने घर जा। उसके बाद चुड़ैल खुश होती हुई वहां से चली जाती है और सोनू अपनी साइकिल पर सवार होकर अपने घर की ओर चला जाता है। चुड़ैल को अब फेसबुक चलाना आ चुका था, इसलिए चुड़ैल अब खंडहर से बाहर नहीं निकलती थी। वो सारा दिन सारी रात फेसबुक में ही बिजी रहने लगी थी, इसलिए अब वो चुड़ैल शिकार के लिए भी नहीं निकलती थी। कुछ दिनों बाद की बात है। एक दिन सोनू घर का कुछ सामान लाने के लिए दुकान की तरफ जा रहा था कि तभी उसके सामने खतरनाक से दिखने वाले 3 आदमी आ जाते हैं और सोनू को घेर लेते हैं। ये तीनों बदमाश होते हैं। अरे भीमा, आज हम इसी छोकरे को किडनैप करेंगे और इसके बाप से 10 लाख की फिरौती वसूल करेंगे। हाँ सरदार, तुम ठीक कह रहे हो। ये छोकरा देखने में ही अमीर बाप का बेटा लग रहा है। हाँ सरदार, इसका बाप इसे छुड़ाने के लिए 10 लाख की फिरौती तो आसानी से हमें दे देगा। नहीं नहीं, तुम लोग मुझे किडनैप मत करो, मुझे जाने दो, भगवान के लिए मुझे जाने दो। अरे हाथ आए शिकार को हम कभी जाने नहीं देते छोकरे, पकड़ लो इसे। और फिर तीनों बदमाश मिलकर सोनू का अपहरण कर लेते हैं। सोनू को उस समय दूर दूर तक कोई ऐसा नजर नहीं आता जो उसकी मदद कर पाता। हे भगवान, यहाँ तो दूर दूर तक भी कोई नहीं है, मदद के लिए किसको पुकारूं? अरे हाँ, उस दिन फेसबुक वाली चुड़ैल ने मेरी मदद करने का वादा किया था, उसी को याद करता हूँ। और फिर सोनू मन ही मन चुड़ैल को पुकारता है। ये फेसबुक वाली चुड़ैल, जल्दी आओ, मेरी मदद करो, मुझे इन बदमाशों से छुड़ाओ। तभी अचानक चमत्कार हो जाता है। चुड़ैल वहां प्रकट हो जाती है और बदमाशों से कहती है, मेरे दोस्त को किडनैप करके कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ दो इसे, नहीं तो मैं तुम तीनों को कच्चा चबा जाऊंगी। चुड़ैल को देखकर तीनों बदमाश डर जाते हैं। डायन, ये डायन कहाँ से आ गई? मैं डायन नहीं, फेसबुक चलाने वाली चुड़ैल हूँ। और फिर चुड़ैल तीनों बदमाशों की खूब पिटाई करती है। तीनों बदमाश सोनू को छोड़कर भाग जाते हैं। अरे वाह चुड़ैल आंटी, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुमने मुझसे किया अपना वादा निभा ही दिया। थैंक यू चुड़ैल आंटी। अरे तू तो मेरा फ्रेंड है सोनू, भला मैं तेरे पुकारने पर तेरी मदद के लिए क्यों नहीं आती? तू जब भी मुझे पुकारेगा मैं तेरी मदद के लिए पहुंच जाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। और चुड़ैल हवा में उड़कर वहां से चली जाती है। आलिया एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। एक छोटे से ऑफिस में जॉब करके वो अपना गुजारा करती थी। आलिया अपने छोटे से घर में अकेली रहा करती थी क्योंकि वो अनाथ थी। इस दुनिया में उसका कोई नहीं था। उसके माँ बाप कई साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। आलिया के बड़े बड़े सपने थे, इसलिए वो अपने सपनों को साकार करने के लिए दिन रात मेहनत करके कोई स्पेशल सॉफ्टवेयर तैयार करने में जुटी हुई थी। अपने सॉफ्टवेयर का वर्क वो अपने घर पर ही कर रही थी। एक बड़ी कंपनी आलिया के सॉफ्टवेयर को खरीदने के लिए तैयार थी। एक दिन कंपनी का मैनेजर आलिया के घर आता है। भाई मिस आलिया, आप अपना प्रोजेक्ट जल्दी से जल्दी तैयार करके हमारे हैंडओवर कर दीजिए और अपनी पेमेंट हमसे ले लीजिए। सर, मैं दिन रात इसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने में बिजी हूँ। अगले हफ्ते मेरा ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। कंपनी आलिया के इस सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को
2 करोड़ रुपयों में खरीद रही थी। इसलिए आलिया अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पूरी लगन से काम कर रही थी। आखिर वो दिन आ भी जाता है जब आलिया का प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है। हुर्रे! आज मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं भी करोड़पति बन जाऊंगी और शान से अपनी लाइफ जीऊंगी। फिर आलिया कॉल करके प्रोजेक्ट कंप्लीट होने की बात कंपनी मैनेजर को बताती है। फिर मैनेजर 2 करोड़ रुपयों का बैग लेकर आलिया के घर आता है और रुपए आलिया को देकर प्रोजेक्ट ले लेता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस आलिया, ये लीजिए आपके 2 करोड़ रुपए का बैग। बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूँ कि आप हमारी कंपनी से डील करके खुश होंगी। मैं बहुत बहुत खुश हूँ सर। इन पैसों से मेरे सपने पूरे होने जा रहे हैं। मैनेजर आलिया को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देकर वापस चला जाता है। आलिया अपने पैसों से एक सुंदर सा घर और एक गाड़ी खरीद लेती है और काफी सारे गहने भी बनवा लेती है और फिर अपनी लाइफ को एंजॉय करने लगती है। सचिन आलिया के साथ ही उसके ऑफिस में काम करता था। सचिन बहुत ही अच्छा और नेक लड़का था। वो आलिया से बहुत प्यार करता था। आलिया भी सचिन को पसंद करती थी। फिर एक दिन जब आलिया और सचिन एक पार्क में घूमने जाते हैं तो आलिया सचिन से कहती है, सचिन, मैं इतने बड़े घर में अकेली रहकर बोर हो जाती हूँ। क्यों ना अब हम दोनों शादी कर लें? अरे आलिया, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं तो कब से तुम्हें ये बात बोलने की सोच रहा था। अच्छा बताओ, बारात कब लेकर आऊं तुम्हारे घर? और फिर दोनों मंगनी कर लेते हैं। अगले महीने में शादी होना तय हो जाती है। आलिया खुशी खुशी अपनी शादी की तैयारियां शुरू कर देती है। गांव में आलिया के दूर के रिश्ते के एक चाचा और चाची रहते थे। अपनी शादी के लिए आलिया उन्हें गांव से बुलवा लेती है। चाचा चाची बड़े दुष्ट और लालची थे। आलिया की दौलत देखकर दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चाची चाचा से कहती हैं, अरे चुन्नीलाल जी, ये अनाथ आलिया तो काफी अमीर हो गई है। इतना सारा पैसा इसके पास अचानक आया कहाँ से? अरे यही तो मैं सोच रहा था भाग्यवान। जरूर इस छोरी को कहीं से गड़ा हुआ धन मिला होगा या फिर इसकी लॉटरी लगी होगी। अजी मैं तो कहती हूँ क्यों ना हम दोनों मिलकर आलिया की सारी दौलत हड़प लें। हैं? जे का कह रही हो भाग्यवान? आई वो कैसे भला? चाची चाचा के कान में अपनी योजना बता देती हैं और चाचा योजना सुनकर खुश होकर कहता है, अरे वाह 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 वाह, तेरा भी जवाब नहीं भाग्यवान। तेरी इस योजना से तो हम माला माल हो जाएंगे। फिर रात हो जाती है। आलिया अपने चाचा चाची के साथ डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए अपनी शादी की बातें करने लगती है। चाचा जी, अगले महीने सचिन के साथ मेरी शादी होने वाली है। शादी की सारी जिम्मेदारियां आप दोनों को ही निभानी है। अरे तू चिंता मत कर बिटिया, चिंता मत कर, हम सब संभाल लेंगे। अरे बिटिया, मैं तेरी सगी चाची ना सही, पर हूँ तो चाची ही। मैं तेरी शादी में कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। हाँ बिटिया। उसके बाद खाना खाकर आलिया अपने कमरे में सोने चली जाती है और चाचा चाची हॉल में ही लेट जाते हैं। फिर सुबह हो जाती है। आलिया भी जागकर उठ बैठती है। तभी चाची चाय लेकर आ जाती है। चाचा भी चाची के पीछे पीछे आ जाता है। चाची आलिया को चाय देती है। अरे बिटिया, मैंने तेरे लिए इलायची वाली चाय बनाई है, ले बेटी पी ले। आलिया चाय लेकर पीने लगती है। तभी आलिया को
अपना दम घुटता सा महसूस होने लगता है। अरे चाची, ये कैसी चाय पिला दी आपने? इसे पीकर तो मेरा दम घुट रहा है। अरे मैंने तेरी चाय में जहर मिला दिया था बिटिया। अब तू मर जाएगी और हम दोनों तेरी सारी दौलत लेकर रफू चक्कर हो जाएंगे। आलिया देखते ही देखते तड़प तड़प कर मर जाती है और मरकर चुड़ैल बन जाती है। चाचा चाची तिजोरी खोलकर सारे रुपए और गहने एक बैग में भर रहे होते हैं। तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और चाचा चाची की गर्दन अपने पंजों में दबोच कर कहती है, धोखेबाज रिश्तेदारों, मेरी दौलत लूटने के लिए तुमने मुझको जहर पिलाकर मार डाला। अब मैं भी तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आलिया, क्या तू मरकर बिटिया चुड़ैल बन गई है? हाँ, तुम्हारी धोखेबाजी के कारण मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ चाचा। मैं तुम्हें अपनी दौलत लूटने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। हमें माफ कर दो बिटिया, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई बिटिया। लेकिन चुड़ैल चाचा चाची को माफ नहीं करती और उन दोनों के सर धड़ से अलग कर देती है। फिर चुड़ैल बैठकर रोने लगती है। हाय मेरा दुर्भाग्य, मैंने कितनी मेहनत से ये दौलत कमाई थी, लेकिन मैं तो शादी से पहले ही मरकर चुड़ैल बन गई। अब मेरे सचिन का क्या होगा? देवयोग से तभी वहां पर सचिन भी आ जाता है। सचिन चुड़ैल और लाशों को देखकर डर जाता है और वहां से वापस भागने लगता है। तब चुड़ैल सचिन से कहती है, सचिन, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी मंगेतर आलिया हूँ। मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। ये तुम क्या बोल रही हो? मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तब चुड़ैल अपने साथ घटी पूरी घटना सचिन को बता देती है। सचिन भी रोने लगता है। ये तुम क्या कह रही हो? ये नहीं हो सकता। मैं अकेला तुम्हारे बिना कैसे जी पाऊंगा? आलिया, मैं भी सुसाइड कर लूंगा। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। नहीं सचिन, तुम्हें जीना होगा। तुम किसी और लड़की से शादी करके अपना घर भी बसाओगे और अपनी पत्नी के साथ मेरे इसी घर में रहोगे, तभी मुझे शांति मिलेगी। ठीक है आलिया, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा, लेकिन तुम्हें भी हमारे साथ इसी घर में रहना होगा। इंसान और चुड़ैल का क्या साथ है सचिन? मुझे तो यहाँ से जाना ही पड़ेगा, लेकिन मैं कभी कभी तुमसे मिलने जरूर आया करूंगी। उसके बाद चुड़ैल घर से चली जाती है। कुछ दिनों बाद सचिन शादी कर लेता है। सचिन की पत्नी एक लड़की को जन्म देती है, जिसकी शक्ल हूबहू आलिया से मिलती है। सचिन अपनी बेटी का नाम आलिया ही रखता है।